इंडिया गठबंधन को बीजेपी का झटका। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल। 28 मंत्री दिलाएंगे 24 में जीत। मोहन सरकार में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। इंडिया गठबंधन को बीजेपी का एक और चुनौती। 28 मंत्री दिलाएंगे बीजेपी को जीत। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा खेल। ये तमाम जो सुर्खियां हैं ये अब सोशल मीडिया पे दौड़ रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने एक साथ शपथ लिया है और इसमें जातीय समीकरण का बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में 28 मंत्रियों ने शपथ ली है और जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा खेल खेला है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आपको बताते चलें कि 28 मंत्रियों में से ओबीसी में जो आते हैं उनमें से नाम है प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार, और बता दें कि नरेंद्र शिवजी पटेल, लखन पटेल, एंदल सिंह, कसाना नारायण सिंह कुशवाहा, धर्मेंद्र लोधी और तमाम जो बड़े नेम हैं। वहीं बात करें जनरल से जो आते हैं लोग, वो उसमें है राकेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुनंद सिंह, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता हैं। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति के तो राधा सिंह, संपतिया अईके और विजय शाह, निर्मला भूरिया, और अनुसूचित जाति से तुलसी सिलावट, प्रतिमा बागरी, गौतम टेंडुली और दिलीप अहिवार। तो ये तमाम बड़े नाम हैं, कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। इन तमाम बड़े मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशी जी मौजूद हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बीजेपी ने जिस तरीके से तीनों ही राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में मुख्यमंत्री पर एक कहीं ना कहीं सरप्राइज दिया था और जातीय समीकरण का मुद्दा उठाया था, उसको ध्यान में रखते हुए किया था, क्या मंत्रिमंडल का जिस तरीके से अभी विस्तार हुआ है इसको जातीय समीकरण एक को देखकर किया गया है? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से इस बार जो फैसला लिया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, वो हर एक देखा जाए तो यहाँ पर हर एक जाति को, हर एक समीकरण को साधने के लिए प्रयास किया गया है। हमने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों ही राज्यों में अलग अलग चेहरों को आगे किया गया और नए चेहरों को आगे किया गया है। लेकिन ये नए चेहरे जिस तरीके से आगे किए गए, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं और अब यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है मध्य प्रदेश में, अभी तो राजस्थान की बारी है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर नए नए चेहरों को लेकर कयासों का दौर जारी है राजस्थान में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है नए चेहरों को आगे किया गया है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर सिंधिया के समर्थकों को भी जगह मिली है, बाकी के अन्य दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। तो हर एक जाति को साधने के लिए, और ये जाति इस वजह से साधी गई है क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हमने देखा कि मोहन यादव जो ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जगदीश देवड़ा हुए यहाँ पर, और देखा गया है कि राजेंद्र शुक्ल हुए जो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, ये भी अलग वोट बैंक को साध रहे हैं। और इनके अलावा अगर रुख किया जाए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के बारे में, जो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, एक आदिवासी चेहरे को आगे किया गया है। वहीं हमने देखा है ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ में 1 उप मुख्यमंत्री है। और ऐसे में देखा जाए हर एक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने हर एक नेता को यहाँ पर आगे करके जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो जाहिर है कि सिराज यहाँ पर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं और अब जो नेता जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे हैं, उन्हें दिल्ली की सियासत तक एक्टिव कराया जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से और बीजेपी पार्टी से सवाल करते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना आई, उसके बाद से सामने आया कि यादव जो समुदाय है उसकी ज़्यादा जनसंख्या है बिहार में। ऐसे में जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें यादव वोट बैंक जो है अच्छी खासी है। यही वो वजह है कि एमपी में जो है मोहन यादव को एक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाता है। राजस्थान में जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। भजनलाल शर्मा को जो है एक ब्राह्मण समाज से आते हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया, और मोहन यादव। तो क्या जिस तरीके से विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था जातिगत जनगणना को लेकर, क्या अब उसका उल्टा जो है अपने इंडिया गठबंधन अपने ही सवाल में फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन ने भी हर एक वोट बैंक को साधने के लिए, हर एक समुदाय को साधने के लिए जिस तरह से एकजुटता का संदेश दिया है, बात यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की ही कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में समाज
समाजवादी पार्टी जो MY फैक्टर को संभालती है, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक को, अब यहाँ पर देखा जाए सवाल ये उठ रहे हैं कि दलित वोट बैंक को कैसे संभाला जाए। इसलिए बार बार यहाँ पर चर्चाएं जिस तरीके से तेज हुई हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, तो यहाँ पर यही अब सवाल उठ रहे हैं कि अब इस पार्टी को इसमें आने वाले समय में शामिल किया जा सकता है या फिर नहीं। जिस तरह से मायावती ने भी बयान दिए हैं, बात अगर यहाँ पर दिल्ली की ही कर ली जाए या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों की कर ली जाए, तो हर एक राज्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा है। अब आपने बात कही इंडिया गठबंधन की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी रही थी, इसीलिए तो यहाँ पर 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं। और उन 28 राजनीतिक दलों में अब जो दावपेच फंस रहा है वो PM फेस को लेकर फंस रहा है कि PM उम्मीदवार किसे बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो खुद के ही यहाँ पर सवालों के घेरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी सुर बदलती हुई नजर आई, बैठक में वह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेती हैं, लेकिन बैठक से बाहर जाने के बाद वह प्रियंका गांधी का नाम ले लेती हैं। दूसरी ही तरफ नीतीश कुमार एक वक्त कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, जो वीडियो पिछले देखा जाए कई महीनों पुराना है, लेकिन आज देखा जाए जो उनके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तो तय है ही सिराज, लेकिन यहाँ पर जो NDA है, NDA की तरफ से हर एक स्थिति हमारे सामने है। अमित शाह जो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि PM उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी जी ही एक बार फिर से आगे किए जाएंगे, तो बीजेपी की तरफ से, NDA की तरफ से हर एक स्थिति साफ नजर आई, हर एक तस्वीर हमने साफ देखी है। लेकिन अचानक से बार बार जिस तरह से यहाँ पर जो अहम फैसले हम सुन रहे हैं इंडिया गठबंधन के, ये जो फैसले हैं, जो दावपेच हैं, जो बदलते हुए सुर हैं, इसी की वजह से इंडिया गठबंधन खुद के ही सवालों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ जो है तीनों हिंदी भाषी राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा बीजेपी ने, और अब जो है शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं अब लोकसभा के लिए तैयार हो रहे हैं। और आपको यह नहीं लगता कि जिस तरीके से तीनों ही राज्यों में, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, इसमें सभी जो जाति धर्म के लोग हैं, खासतौर पे सभी जाति के लोग हैं, उनकी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। तो क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले ये 28 मंत्री जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत में एक फायदा पहुंचाएंगे या जीत सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को आगे किया गया, सांसदों को आगे किया गया, तो वह किस तरह से बीजेपी आलाकमान के लिए फायदेमंद हो चुके हैं, क्योंकि जो सांसद रहे वो दिल्ली की सियासत में एक्टिव रहे, लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उतारती हुई नजर है, क्योंकि बीजेपी को बखूबी पता था कि इस बार कांग्रेस पार्टी कोई भी यहाँ पर सियासी दावपेच नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को आगे कर दिया, सांसदों को आगे कर दिया, और उसका फायदा हुआ भी। कई ऐसे सांसद, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं और मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिलती हुई देखी जा रही है। तो इसके बाद से देखा जाए सिराज, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो राज्य की सियासत में एक्टिव रहे थे उन्हें दिल्ली की सियासत की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो बीजेपी ने ये वाकई में बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, और बीजेपी को ये बखूबी पता था जो PM मोदी हैं, जो एक ब्रांड बन चुके हैं NDA के लिए, बीजेपी के लिए, और उन्हें ही आगे करना है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना। सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने जो एक बड़ा उदाहरण निकल कर आया है वो यही रहा कि देखिए किस तरीके से सभी राज्यों में PM मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए और बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई भी नजर आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो PM मोदी के चेहरे पर अगर होंगे ही होंगे, और ऐसे में देखा जाए एक बार फिर से हम देश भर में मोदी लहर देखते हुए नजर आएंगे, तो ये एक बड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा है यहाँ पर बीजेपी के लिए। और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी जो CM की रेस का हिस्सा रहे, मोदी कैबिनेट का हिस्सा जो और भी मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारियां मिलेंगी। हमारी सहयोगी प्रियांशी जी, जिनसे आपने समझा कि किस तरीके से अब राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है और विधानसभा चुनाव में ही, जो कि लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जाता रहा है, ऐसे में जो है विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। और जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा था मोदी सरकार के सामने, कहीं ना कहीं अब उसको भेदने में मोदी सरकार यानी बीजेपी पार्टी सफल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।